धर्मनायक सम्राट अशोक, ज्ञान के महासागर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन तीनों प्रेरणाओं को सर्वप्रथम मेरा त्रिवार अभिवादन। इन महामानवों उनके कार्य में सहे हयात साथ देने वाली माता यशोधरा, माता विदिशा, माता रमाबाई अम्बेडकर, इनके भी त्यागमय जीवन को मेरा विनम्र अभिवादन। आज के इस विद्यासन परिसर में शैक्षणिक और आर्थिक विकास की दिशा में निर्णायक पहल, इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित यह कार्यशाला और इस कार्यशाला के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मार्शल सुनील सारीपुत्र सर, आदरणीय प्राध्यापक मुकुंद भारसागरे सर, आदरणीय प्राध्यापक अशोक इंगड़े सर, प्राध्यापक डॉक्टर गणेश बोरकर सर, आदरणीय माननीय रमेश तायले सर, ये सभी को मेरा सप्रेम जय हिंद। और पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए यहाँ पर उपस्थित तमाम साथी, समता सेना दल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी और मार्शल्स, बंधु तथा बहन, मार्गदर्शन के तौर पर ये जो चारों सम्मानीय अतिथि यहाँ पर पधारे, उनको सुनने के बाद में बहुत कुछ ये जहाँ नया नया सा लगने लगा। जिंदगी भर काम करने के बाद में ये जो एक कार्यकर्ता की सोच बनती है कि समाज को बदला नहीं जा सकता, इस सोच को बाजू हटाते हुए, उस सोच के ऊपर पड़ी धूल की परत को बाजू में सारते हुए इन्होंने जो सपना खड़ा किया है और उस सपने को साकार करने के लिए एक उदाहरण उन्होंने पिछले 21 वर्ष में जो हमारे सामने मॉडल करके रखा है, वो मुझे लगता है अपने आप में तारीफ़ काबिल है और सभी के लिए वह उदाहरण के तौर पर लेने के लिए बहुत ही संयुक्तिक है। तथागत बैठे हैं, आनंद एक बार उनसे पूछते हैं कि भगवंत, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसा कौन सा फूल है जिसका सुगंध हवा के दिशा में भी बहता हो और हवा के विरुद्ध दिशा में भी बहता हो। तथागत उन्हें समझाते हुए कहते हैं, उपगंधो पटिवात मेथी न चंदनम तगर मल्लिकावा सत्यगंधो पटिवात मेथी सब्बा दीसा सबुरिसो पवती। अर्थात गुलाब, जाई, मोगरा, तमाम फूलों का जो सुगंध है वो एक विशिष्ट दिशा में, हवा की दिशा में बहता है, लोगों के मिजाज को, लोगों तक के सुगंध पहुंचाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सुगंध वह है जो हवा की दिशा में तो बहता ही है, वो हवा के दिशा के विरुद्ध भी बहता है, दूर दूर तक के फैलता है। और वह है व्यक्ति के विनय का, व्यक्ति के शील का, व्यक्ति के कार्य का सुगंध। मुझे लगता है अकोला में जो सुगंध अपनी छटा बिखेर रहा था, वह सुगंध आज भद्रावती के इस विद्यासन प्रांगण में अपनी खुशबू बिखेर रहा है।
और हम सभी को प्रेरित कर रहा है कि आप भी इस कार्य को अंजाम देकर उसका अनुभव ले सकते हो, आप भी उस सुगंध का हिस्सा बन सकते हो। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण कहते हुए कहा था कि कल से हमें जो मिलने वाली आजादी है वह केवल राजकीय आजादी होगी, वह आधी अधूरी आजादी होगी। जब तक कि हमें सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक हम पूरे तरह से आजाद नहीं होंगे। इसका अर्थ यह था कि राजकीय आजादी के व्यतिरिक्त हमने सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए प्रयास करने चाहिए। यह जिस तरह से जनता के ऊपर जिम्मेदारी आती है उसी तरह से सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी है। सरकार ने ये बखूबी करना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब ने ही उस संविधान में प्रावधान करके रखा है। सर ने कहा है हमारी अपनी आजादी के लिए आरक्षण की तरतूद की गई है, शिक्षा की तरतूद की गई है, उसके बाद में नौकरी का प्रोविजन किया है। इसके अलावा भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक वो प्रोविजंस है। आप सभी जानते हैं संविधान बनाते समय बाबा साहब को हर बार अनेक मुश्किलों का सामना करना, ये ऐसा सहज नहीं था। कांग्रेस में दो तबके थे, एक सरदार पटेल का और एक नेहरू का। जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, उन कमेटी में सरदार के भी नुमाइंदे थे और पटेल के भी नुमाइंदे। पटेल के नुमाइंदे अपने ढंग से बाबा साहब को अलग परेशान करते थे और नेहरू के नुमाइंदे अपने ढंग से अलग। यह सहज नहीं था। जितने आसानी से हम संविधान को समझते हैं, लेते हैं, उतना सहज नहीं था। हर दिन, हर घंटा, हर पल झगड़ा ये महामारी। तब कहीं ना करके बाबा साहब को संविधान के स्वरूप में इस देश को एक नया आईना मिला। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें थी जो बाबा साहब चाहने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाए, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, संविधान में उसे लागू नहीं कर पाए। बाबा साहब ने अनेकों बार झगड़ा किया, अनेकों बार वो विवादों में फंसे, अनेकों बार उन्होंने हठधर्मिता की। कभी कभी आरक्षण के सिलसिले में तो अगर ये मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इस संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी से अपना इस्तीफा दे दूंगा, यहां तक के कहा। जितने इजी पैमाने पर हम इस आरक्षण को लेते उतना इजी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मसले थे जो बाबा साहब संविधान में ला नहीं सके, लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि इसे जिस तरह से मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के समय में आपको प्रशासन तथा कोर्ट के सामने जाकर के अपने लिए न्याय मांगने की व्यवस्था की गई। एक ऐसा प्रोविजन है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। इसके संदर्भ में हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये मार्गदर्शक तत्व प्रणाली है। सरकार करे, स्टेट करे, इंप्लीमेंट करे। क्या है? जिस आर्थिक एवं सामाजिक बराबरी की, सामाजिक या आर्थिक बराबरी की हम बात करते हैं,
वो तमाम प्रोविजन इस 15 आर्टिकल्स में दर्ज। हर राज्य सरकार ने इसे अपना कर्तव्य समझकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। 1950 से लेकर जिस दिन से संविधान अमल में आया उस दिन से लेकर आज तक 2025-75 वर्ष के दौरान किसी भी स्टेट ने मन से, दिल से, लगन से इसके ऊपर काम ही नहीं किया। अदरवाइज आज जिस विषय के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उस विषय के संदर्भ में हमें बैठना नहीं पड़ा, तो फिर क्या हम ये सरकार के ऊपर ही छोड़ दें? क्या हम, मेरी आवाज पहुंच रही पीछे, तो क्या हम ये सरकार के ऊपर ही छोड़ दें? अच्छा, हम करेंगे तो कितना करेंगे? जनता अगर करना चाहे तो कितना करें? अब जनता के अलग अलग मूड है, अलग अलग हित है, अलग अलग नजरिए है, अलग अलग स्वार्थ है, अलग अलग मंजर है, मंशा है, विचार है, कैसा इकट्ठा कर पाए? जनता ने अगर पारसागले सर और प्रतिष्ठान के माध्यम से अकोला में जिस पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया गया, काम किया गया, उस पैटर्न पर अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है। प्रतिष्ठान की बात सबसे पहले मुझे सुनील सर एक बार अकोला में गए थे, वहाँ से वापस आने के बाद में उन्होंने उसकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की थी। सुकेशिनी मैडम जमदाड़ी जी है, उन्होंने भी कहा था कि सर एक बार अवश्य भेंट दीजिए। और उसके बाद में हमारे दिग्विजय, अविनाश दिग्विजय जी वहाँ पर गए, पहली बार गए, नरेश को लेकर के वहाँ पर बातें की है। उसके बाद में अभी वर्तमान के कुछ समय पहले वे अकोला में जाकर आए और उन्होंने जो देखा उनसे प्रभावित होकर के आज हम यहाँ पर आप सभी के सामने उनके स्वयं के अनुभव, उनके स्वयं के द्वारा किए गए कार्य, उनके स्वयं के द्वारा किए गए प्रयत्नों ने जो रंग लाया है वह सामने रखने के लिए और उन सभी प्रयत्नों से हमें प्रेरित करने के लिए एक डायस उपलब्ध करा दिया है। मुझे लगता है यह बहुत ही सकारात्मक कदम है। समता सैनिक दल के इस संगठन में काम करते समय हम शायद उतना समय तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन पिछले गए जो माह में, जुलाई में हमारी एक नैप कॉन्फ्रेंस विद नेशनल एनुअल प्रोग्राम, उसमें इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो, ऐसा हम भी चाहते थे, नहीं हुआ। आने वाले दिसंबर में भुवनेश्वर में, उड़ीसा में नया पोर होने जा रहा है। हम सभी की सोच को लेकर, सभी संगठन के आला अफसरों को, अधिकारियों को लेकर के, कार्यकर्ताओं को लेकर इसके ऊपर निसंदेह कुछ किया जा सकता है कि इसके ऊपर विचार करेंगे। आप सभी लोग जो स्थानिक है, भद्रावती यह चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपकी तादाद बहुत बड़ी है यहाँ पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप सभी काम करते हैं, आपके लिए यह तो बहुत ही आसान होगा अगर इसे इम्प्लीमेंट करके इसका जो सुगंध है, गंध है, जो अन्य तहसीलों में या फिर जिला में अगर आप इसे प्रवाहित कर सके तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। बाबा साहब चले गए, तथागत नहीं है, और हम कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में इस देश की धुरा को संभालने का बाबा साहब के द्वारा ही दिए गए संगठन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। हमारे हमेशा चिंता का ये विषय रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक के डेवलप ही नहीं हुआ। हमारे ना तो स्कूल है, ना ही तो अस्पताल है, ना ही तो मार्केट है, ना ही तो कोई इंडस्ट्री है। मान लो आपका सरकार आ भी जाती है, आपकी सरकार आ तो मुश्किल है, मान लो आ भी गई और यहाँ के तमाम आरएसएस के या हिंदू तत्व प्रणाली को मानने वाले सभी लोगों ने ये डिसाइड किया ठीक है तुम्हारी सरकार आगे कर लो, हम आपके बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, नहीं आने देंगे, हम आपको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हम
आपको हमारे यहाँ पर जितने भी टेम्पररी सर्विस है इवन उसमें भी सहभागी नहीं करेंगे। सरकार होने के बावजूद हम क्या करें? किसी भी समाज को, उस दिन हम हमारे एक साथी को देखने के लिए गए, हमारे अशोक बोंदड़ जी है, उनकी मिसेस है मायाताई बोंदड़, उनको देखने के लिए गए सिंधी एरिया में। जनता हॉस्पिटल नाम का एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल, और वहाँ पर केवल सिंधियों के द्वारा डेवलप किया गया वो हॉस्पिटल 6 मंजिली बिल्डिंग है। उनकी इन हाउस आउटडोर पेशेंट ट्रीटमेंट चलती है। एक बड़ा डायस, एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है, जहाँ पर उनके अपने लोग काम करते हैं और बाकी दूसरे लोग उनकी सर्विसेज अवेल करने के लिए पैसा दे करके वहाँ की सेवाएं। छोटा सा समाज निर्वासित होकर भारत में आने के बाद में वो छोटी मोटी पिपरमेंट की गोलियां, आइसक्रीम, वो क्या बोलते हैं, वो पहले बुढ़ी के बाल कहते थे, आज भी शायद उसी को कहते हैं, पेशा करते थे। तो पैसे का, एक पैसे का सामान बेच करके अपने आप को नागपुर के उस भूमि में नागपुर की आर्थिक कैपेबिलिटी का एक मॉडल करके खड़ा करता है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम जिस सर्विस के पीछे लगे हैं, बाबा साहब ने जिस आरक्षण की भूमिका संविधान में की, उस नौकरी के पीछे में हम जो लगे हैं, दूसरा हम सोच ही लें। रिजर्वेशन हाउ लॉन्ग इट विल बी? इट विल फॉर अनदर 10 years, maybe 20 years। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 3rd क्लास और 4th क्लास कर्मचारियों में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स नियुक्त कर सकते हैं, इसका वर्डिक्ट है। कल रेलवे के प्लेटफॉर्म पर सफाई करने वाला एक बंदा जो सरकारी कर्मचारी था, परमानेंट था, 60-70 हजार कमाता था, आज उनकी सेवाएं समाप्त करके उसी काम करने वाले को 5 या 10 हजार पर काम के लिए नियुक्त किया जाता है और बड़ी लगन के साथ करता है। किसने किया है? हमने भी हमारी भूमिका समझी नहीं है, हमने भी कैजुअली लिया है, सब फुकट में मिला है ना, मिल रहा है, बस ले रहे हैं हम उसे गरिमाने से। सरकारी कर्मचारी जो रेलवे में था, उनके कार्य की प्रणाली और आज के कार्यक्रम की प्रणाली में आप अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि पहले का सरकारी कर्मचारी आलसी था, आज का बहुत इफेक्टिव है, इफिशिएंट है। क्या वजह है? उस आलसी कर्मचारी ने क्षणिक सुख के लिए अपने आने वाले जनरेशन के लिए हर्डल्स क्रिएट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के माध्यम से इस बात की मौजूदगी, इस बात की मिसाल दी गई कि पैसा जाने के बाद में, इतनी सारी चीजें होने के बाद में भी पैसेंजर्स को रेलवे कोचेस को जो क्लीनता चाहिए, जिससे जो रेलवे में सफर करने वाला पैसेंजर है वो सुकून पा सके, नहीं होता है। तो मजबूरन हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है 2024 के संदर्भ में। आज नौकरियों का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक का सपना बड़ा ऑफिसर बनने का है। कोई ये नहीं चाहता कि मैं खुद अपना डेवलपमेंट खड़ा करूं, मैं खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूं, जिसमें मैं अपने 10 भाइयों को नौकरी दूं। वो मुंबई में था, मैं उल्लासनगर में तमाम सिंधियों की इंडस्ट्री है। सुबह 8 से जाता है तो रात को 10 बजे आने वाला बंदा अपना ही है। कौन है? अपना है। कितने मिलते थे उस समय? 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, अभी ज़्यादा 10,000, 15,000 हो गए। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, खासकर उन लोगों जो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ निसंदेह बारसाकडे सर, इंगड़े सर, तायडे सर, बोलकर सर के माध्यम से जो बातें बताई गई उसके ऊपर अमल किया जाए, अमल किया जाना चाहिए। जब तक कि हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा नहीं,
तब तक के हम भी इस देश में अपना मजबूत मुकाम नहीं बना पाए। इस कार्यशाला से अगर इतना भी हम आज जान लेते तो मुझे लगता है वह हमारे भविष्य के पीढ़ियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मुझे और कुछ जानने की मंशा हुई तो सर मैं अकोला में आऊँगा, बात करेंगे। और आपका ये जो उदाहरण है प्रतिष्ठान का, निसंदेह तारीफ काबिल है, हम उसकी सराहना करते तारीफ करते हैं। और यह जो संकल्प आपने अभी जो 5 बिंदुओं में व्यक्त किया है वह निश्चित ही पूरा होगा, क्योंकि आपका टीम, आपका लगन, आपकी संकल्प की जो मेहनत है, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो निसंदेह अच्छे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ अच्छे लोग मिल पाते हैं, अच्छे लोग इकट्ठा आते हैं तो वहाँ अच्छा ही काम होता है। क्या हम हमारे चंद्रपुर में, हमारे नागपुर में, हमारे दूसरे जिले में इसे अडॉप्ट कर पाते? वो अगर अडॉप्ट कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि वह हमारे लिए नहीं, अम्बेडकर राइट मूवमेंट के लिए एक सुनहरा कदम होगा। जय भीम, जय भीम।